Okay, students, we are discussing the topic finance. Uh, Introduction to business is our course, and we are discussing the topic finance, economics in the finance. These two things are quite different. Usually, the students make a confusion between these two concepts. वो समझते हैं कि शायद इकोनॉमिक्स और फाइनेंस एक ही है या अकाउंटिंग एंड फाइनेंस एक ही है, बट देयर इज़ अ बिग डिफरेंस बिटवीन देम. इकोनॉमिक्स की जब हम बात करते हैं, सो वी विल स्टडी अबाउट हाउ टू अर्न एंड हाउ टू स्पेंड द मनी. वेल्थ कैसे अकुमुलेट होगी, वेल्थ को कैसे यूटिलाइज किया जाएगा. अच्छा जी, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द अकाउंटिंग, अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग. रिकॉर्डिंग व्हाट? रिकॉर्डिंग द मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस. पैसा आएगा, पैसा जाएगा, किससे लेना है, किसको लेना है, कितना अमाउंट बैलेंस में बाकी है, असेट्स कितने, लायबिलिटी कितने, ये सब अकाउंटिंग का काम है. इकोनॉमिक्स क्या है? कैसे खर्च किया जाए, नीड्स क्या हैं, डिज़ायर्स क्या हैं. तो फिर फाइनेंस क्या है? फाइनेंस क्या है? फाइनेंस इज ब्रॉडर देन दैट. इसमें इकोनॉमिक्स भी इंक्लूड है, तो इसमें अकाउंटिंग भी इंक्लूड है. फाइनेंस की जब हम बात करते हैं तो फाइनेंसिंग के अंदर ये होता है कि हाउ वी जनरेट द कैश, हाउ वी जनरेट द मनी. ठीक है, वेयर वी स्टार्ट अप द बिजनेस. इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगी, पैसा कैसे आएगा, किस तरह से बिजनेस स्टार्टअप करेंगे. तो जब तक फाइनेंसर नहीं होगा, फाइनेंस को नहीं अंडरस्टैंड करेंगे, तो अकाउंटेंट क्या करेगा? अकाउंटेंट तो हाथ पे हाथ धरे बैठा हुआ रहेगा, जर्नल बुक्स लेके कि कोई ट्रांसैक्शन हो तो मैं रिकॉर्ड करूँ. इसी तरीके से इकोनॉमिक्स प्रिंसिपल तभी अप्लाई होंगे जब आप इस फाइनेंशियल ट्रांसैक्शंस के साथ डील करेंगे. तो अच्छा जी, फाइनेंस फिर क्या है? फाइनेंस मैंने आपको कहा कि सोर्स ऑफ जनरेटिंग द कैश, सोर्स ऑफ जनरेटिंग द फंड. जब कभी कोई स्टार्टअप करते हो, जब कोई बिजनेस की आगाज़ करते हो, तो यू नीड अ कैश, यू नीड अ मनी फॉर इट. तो पैसा कैसे आएगा, कहाँ से आएगा? उसके अगेंस्ट लोन क्रिएट करोगे, उसके अगेंस्ट शेयर्स इशू करोगे, क्या वे होगा? तो जो कैश मैनेजमेंट है, या यू कैन से दैट द फाइनेंशियल मैनेजमेंट. तो दिस इज़ ऑल अबाउट द फाइनेंस. हम स्टार्टअप करते हैं. दीज आर द सम एग्जामिन क्वेश्चन कि जो है ये लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म फाइनेंस क्या होता है, और सोर्स ऑफ फाइनेंसिस क्या होते हैं, कि पैसे को के सोर्सेज क्या हैं, किस किस तरीके से जो है बिजनेस में पैसा लाया जाता है, इन्वेस्ट करके, कैपिटल यूज करके, असेट्स बाय करके, लोन के ज़रिए, मॉर्गेज, बहुत सारे मल्टीपल वेज हैं. फिर फाइनेंशियल अकाउंटिंग हम पढ़ते हैं, तो उस क्यों ज़रूरी है, उसकी अहमियत क्या है. फिर रेशियो एनालिसिस जो FM यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जाती है, जिसमें हम कंपैरेटिव स्टडी करते हैं कि ये अच्छा है कि ये बुरा है. इसी तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस बेहद ज़रूरी है, जो कि ये देखा जाता है कि किस तरह से जो है वो रेशियो, कैश फ्लो, ये सब बनते हैं. और वर्किंग कैपिटल फैक्टर्स, उसके अलावा शेयर मार्केट एंड रेट. जितनी ये जो टर्मिनोलॉजीज अभी हम डिस्कस करेंगे, इसको हम डिस्कस करेंगे. स्टॉक मार्केट की टर्मिनोलॉजी है, बुलिश बेयरिश, तो ये हम देखेंगे ये फाइनेंस में किस तरह से वर्क करते हैं. तो सबसे पहले तो हमें फाइनेंस को समझना पड़ेगा कि बिजनेस में फाइनेंस से मुराद क्या है. तो आपने ये बात तो क्लियर कर ली कि फाइनेंस, देखा ना, आप कहते हैं MBA इन फाइनेंस, BBA इन फाइनेंस, मेरी स्पेशलाइजेशन फाइनेंस में है. आप क्या कर रहे हैं? यू आर डूइंग द फाइनेंशियल अकाउंटिंग कोर्स. तो वाई यू आर यूजिंग द वर्ड फाइनेंस? फाइनेंस बेसिकली क्या है? पैसा अक्टेन करने का नाम है. मनी यूज टू परचेज द थिंग्स. थिंग्स से मुराद यहाँ पे असेट है, कि जब आप कोई एसेट परचेज करते हैं बिजनेस के, या आप कोई जो है बिजनेस का वेंचर स्टार्टअप करते हैं, तो यू नीड द मनी. आपको पैसे की ज़रूरत है. आपने बिजनेस स्टार्टअप किया, आपने कहा मुझे जो है वो यू नीड अ मनी टू स्टार्टअप अ बिजनेस. आप कैसे करेंगे इसको अरेंज? तो वो जो सोर्स है जनरेट करना, वो जो वेज हैं टू जनरेट द कैश, ऑल दीज आर सेड टू बी द फाइनेंस. ठीक है, एक मैं वेंचर लेकर गया, मैंने कहा कि मैं प्रोजेक्ट लेकर आ रहा हूँ, हु इज़ गोइंग टू बी फाइनेंस. व्हाट डज इट मीन? पैसा कौन देगा? अच्छा, किन टर्म्स पे देगा? शेयर्स लेगा इसके बदले में, या इसके बदले में वो पार्टनरशिप मुझे ऑफर करनी पड़ेगी. फाइनेंस, दिस इज कॉल्ड द फाइनेंस. फाइनेंस जो है वो बेसिकली बिजनेस का इनफ्लो है. व्हाट आर द सोर्स ऑफ इट? और अब सोर्स ऑफ फाइनेंस बहुत तरह के होते हैं. कैसे? आपके पास अगर एसेट है, गोल्ड, वो आप सोल्ड कर देंगे. आपके पास शेयर्स होल्ड किए हुए हैं, आप शेयर्स मार्केट में रिलीज़ कर देंगे, उसके अगेंस्ट पैसा आ जाएगा.
आपके पास स्टॉक्स हैं उसको बेच देंगे, उससे पैसा आपके पास आ जाएगा। आप किसी के साथ पार्टनरशिप जो ज्वाइन कर लेंगे तो आपके पास कैपिटल आ जाएगा। तो इस तरह के बहुत सारे एक तरीक़ेकार हैं, शॉर्ट टर्म भी हैं, लॉन्ग टर्म भी हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो सोर्स ऑफ फाइनेंस का मतलब क्या है? गेटिंग होल्ड ऑफ मनी यू नीड, कि हाउ मच मनी यू हैव टू बी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अप दैट बिजनेस, कि ये पैसा हमें कितनी ज़रूरत है इसको स्टार्टअप करने के लिए, और हम उसको पे बैक कैसे करेंगे। ठीक है, यानी लोन देंगे तो उसके ऊपर इंटरेस्ट होगा या नहीं होगा, ये सब बिजनेस फाइनेंस का पार्ट है। तो हम देखते हैं 3 स्टेप्स में हमने बात की। व्हेन इट इज स्टार्टिंग अप, कैसे स्टार्टअप होगा फाइनेंस। व्हेन इट नीड्स टू बाय इक्विपमेंट और प्रेमिसेस, प्रेमिसेस कहते हैं ऑफिस प्रेमिसेस, जगह को जहाँ आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, वेन्यू, तो आप उसके इक्विपमेंट लेने जा रहे हैं, फैक्ट्री के टूल्स चाहिए, आपको फैक्ट्री लगानी है, या आपने शॉप चाहिए, प्लेस चाहिए, लैंड चाहिए, ज़मीन, तो आप कैसे बाय करेंगे? यू नीड अ कैपिटल। तो व्हेन इट वांट टू एक्सपेंड द बिजनेस, कब आप बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, तो ये 3 बेसिक जो है वो ज़रूरतें होती हैं जब हमें फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहली ज़रूरत, जब हम स्टार्टअप करते हैं, हर कोई जहन में यही सोचता है कि यार बिज़नेस स्टार्ट करना है लेकिन उसके लिए पैसा चाहिए, तो उसको आपको क्या स्टडी करना पड़ेगा? आपने फाइनेंस को पढ़ना पड़ेगा, आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट देखनी पड़ेगी, आपने अकाउंटिंग एंड फाइनेंस को अच्छे से, अकाउंटिंग तो बहुत बाद में है, पहले फाइनेंस होगा, पैसा आएगा, ट्रांसैक्शन स्टार्टअप होगी तो ही तो अकाउंटिंग करोगे ना। इसलिए सबसे पहले तो फाइनेंसिंग सीखनी पड़ेगी कि फाइनेंसिंग कैसे की जाती है, फाइनेंस के सोर्सेज क्या है। दूसरा तरीका, जब आपको दूसरा ज़रूरत जो होती है फाइनेंस की कब होती है? जब आप कोई असेट परचेज करने जा रहे हैं, आपने कहा मैं गाड़ी लेना चाहता हूँ, मैं घर लेना चाहता हूँ, मैं बिज़नेस को बढ़ाना चाहता हूँ, ये आपकी ज़रूरतें हैं फाइनेंसिंग के लिए। तो सोर्स ऑफ फाइनेंस अब देखते हैं, आपके जहन में तो यही आ रहा होगा कि जो द बिगर सोर्स ऑफ फाइनेंस इज़ व्हाट, कि भाई बैंक चले जाते हैं, है ना, और बैंक से जाके लोन ले लेते हैं। ठीक है, क्या सिर्फ यही एक प्राइमरी सोर्स है? नो। सबसे पहले आप इंटरनल अपनी जेब टटोलोगे, अपने दोस्त यार को देखोगे, घर से चीज़ें लेकर आ जाओगे, वो कैपिटल लगा दोगे, नहीं तो फिर जो है वो कोई एसेट बेच के अपनी गाड़ी, घर, एक्स्ट्रा प्लॉट बेचा, फिर बिजनेस में लगा। ये इंटरनल सोर्स है। एक्सटर्नल है, यार जेब में तो नहीं है, आसपास भी नहीं है, आप कहाँ चले जाओगे? बैंक के पास चले जाओगे। बहुत सारे ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस खुले हैं जो आपको शॉर्ट टर्म लोन देते हैं, शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग करते हैं, या बहुत सारे ऐसे फाइनेंसर भी मिल जाते हैं मार्केट में जो कहते हैं बिजनेस बताओ, प्रोजेक्ट बताओ, आइडिया बताओ, अच्छा लगेगा, पैसा हम लगाएंगे। तो वो कौन है? वो फाइनेंसर है। लेकिन फिर कुछ शराइत भी रखेंगे ना कि मैं इंटरेस्ट लूँगा, मैं प्रॉफिट लूँगा, मैं शेयर्स लूँगा, या क्या मेरा इंटरेस्ट है। तो ये सारी सोर्स ऑफ फाइनेंस में दो हो गए, इंटरनल और एक एक्सटर्नल। जैसे हमने यहाँ एग्जांपल रखी कि भाई आप जो है वो एक स्वीट फैक्ट्री बना रहे हैं, बारकर के नाम से आपने एक बनाई, तो क्या करोगे? सबसे पहले आप देखोगे कि भाई मेरे पास जो है वो, आपने खुद के पास मेरा कितना पैसा है, सोर्स देख करोगे ना। लोन फ्रॉम द फ्रेंड, लोन फ्रॉम द फैमिली, लोन फ्रॉम द रिलेटिव, है ना, या फिर कोई यू नीड सम पार्टनर जिसके पास पैसा हो, या कोई ढूंढोगे कोई फाइनेंसर, इन्वेस्टर। अच्छा, ये तो बात की बात है। जो अगर फाइनेंसर ढूंढेंगे बाहर जाके तो फिर वो एक्सटर्नल हो जाएगा। फाइनेंस फ्रॉम द आउटसाइड द बिजनेस, एक तो इनसाइड है और एक आउटसाइड द बिजनेस हो गया। अब ज़रा इंटरनल फाइनेंसिंग की बात करते हैं। इंटरनल फाइनेंसिंग क्या है कि कंपनी या अपने आप को बढ़ाना चाहती है, ग्रो करना चाहती है, तो एक तो सबसे आसान सा तरीका ये है कि वो मज़ीद शेयर इशू कर दे और उसके अगेंस्ट पैसे ले ले। एक और, अगर आप थोड़ी सी अगर कंपनी अकाउंटिंग के बारे में जानते हैं या नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूँ। नॉर्मली तो देखें, जब हम एक सिंगल सोल प्रोप्राइटर की अकाउंटिंग करते हैं तो उसमें सिर्फ इनकम माइनस एक्सपेंस इक्वल टू प्रॉफिट। जितने रेवेन्यू आए उसमें से एक्सपेंसेस निकाल दो तो क्या बचा? प्रॉफिट। तो वो प्रॉफिट मुनाफा और वो खुश हो रहे हैं। अच्छा भाई, पार्टनरशिप में क्या होता है? अगेन ऐसे ही सारे सैलरी, पेमेंट, सब चीज़ें, और आखिर में जो बैलेंस बचा वो सब में डिवाइड होगी। लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं होता। कंपनी के अंदर एक स्पेसिफिक कॉलम है जिसका नाम है रिटेन अर्निंग, जिसको रिजर्व भी कहते हैं। ये बेसिकली बुरे वक्त के लिए है, कॉन्टीजेंसी प्लान के लिए है। यानी मिसाल के तौर पे अगर आपने 10 लाख रुपए का मुनाफा कमाया है तो 10 लाख का 10 लाख नहीं होगा, उसमें से कुछ पार्ट 2 लाख, 1.5 लाख, 3 लाख रिटेन अर्निंग होगा। रिटेन का मतलब होता है रोक लेना, रिजर्व कर देना।
जिसको आप रिजर्व भी कहते हैं, आईएएस की लाइन, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर उसको रिजर्व भी कहा जाता है। रिजर्व फॉर, अब रिजर्व फॉर व्हाट, आपने कहा प्लांट लेना है, रिजर्व फॉर प्लांट, आपने कहा एक और बिल्डिंग लेना है, रिजर्व फॉर बिल्डिंग, आपने कहा एक और बिजनेस स्टार्ट करना, रिजर्व फॉर न्यू वेंचर। तो रिटेन अर्निंग के अंदर आप अकाउंट क्रिएट करते चले जाते हैं कि 10 लाख में से 1 लाख वाला, 1 लाख इसके, 1 लाख इसके, ये मैंने रिटेन कर लिया। रिटेन का मतलब यू शुड कीप द साइड। एक तरीका तो ये होता है। तो आप अपने कंपनी अपने समझे एक तरह के वो गुल्लक नहीं बना देते, ये शादी के, ये बीमारी के, ये पढ़ाई के, ये मेरे घूमने जाने के, और उसके ऊपर ना चिट लगा देते हैं और फिर जब ज़रूरत पड़ती है वो गुल्लक तोड़ के पैसे निकाल लेते हैं। कंपनी ने भी ऐसे ही किया है, समझ लो। कंपनी ने जो एक मुनाफा कमाया है उसके लिए उसने एक रिटेन अर्निंग का कॉन्सेप्ट दे दिया, रिजर्व फॉर प्लांट, रिजर्व फॉर फला, रिजर्व फॉर फला, रिजर्व फॉर ए बी सी डी, जो भी उसकी ज़रूरत है उसके लिए। ये इंटरनल सोर्स है कि भाई हम अपने मुनाफे में से कुछ पैसा हम बुरे वक्त के लिए कॉन्टीजेंट प्लानिंग करके वी शुड कीप असाइड। दूसरा तरीका प्रॉफिट है, वो तो पता ही है, सीधा सीधा प्रॉफिट है जो आप बिजनेस करके, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग का हो, गुड्स एंड सर्विसेज का हो, तो उस प्रॉफिट में से मजीद लगा देंगे आप। ओन कैपिटल, अपने घर से कैपिटल लेकर आ जाएंगे जाके, चलो मैं अपने प्राइवेट बैंक से पैसे निकालता हूँ, वो उसके घर की चीज़ें ला के लगा देता हूँ। एक ये पर्सनल फंड को इस्तेमाल कर रहे हैं ना, घर के पैसों को इस्तेमाल कर रहे हैं। देखो प्राइवेट बैंक, पर्सनल बैंक अकाउंट अलग है और कंपनी का जो बिज़नेस अकाउंट है वो एक अलग है। जब हम अकाउंट पढ़ते हैं तो हमने एक सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है। इसका मतलब है कि ओनर शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम देयर बिजनेस। तो बिजनेस एंटिटी अलग है और ओनरशिप, तो वो घर के एसेट्स को लेकर आ जाए। तो ये तो हो गई हमारे पास इंटरनल फाइनेंसिंग, बहुत सिंपल है। दूसरी सिक्योरिटी फाइनेंसिंग होती है, यानी सिक्योरिटी फाइनेंसिंग ये है कि कोई ऐसे मुफ्त में तो नहीं देगा, उसके बदले में हमें कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। वो सिक्योरिटी होती है, जैसे कि मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ आप लोग को, बहुत आसान लफ्ज़ों में समझाने की कोशिश करता हूँ। आपने बिज़नेस एक्सपेंड करना था, आपने कहा यार मैं एक और ब्रांच बना रहा हूँ, मैं एक और फैक्ट्री खोल रहा हूँ, लेकिन आपको पैसा चाहिए था। तो आपने कहा यार क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। तो कंपनी ने कहा चलो शेयर होल्डर्स को अनाउंस कर देते हैं कि इस साल हम मज़ीद शेयर्स इशू कर रहे हैं। और शेयर्स तो पता है ना, शेयर क्या है, कागज़ का टुकड़ा है। शेयर्स के अगेंस्ट आपको पैसे मिल जाते हैं। अच्छा, उस पैसे को कंपनी फिर यूटिलाइज करती है अपने प्रोजेक्ट के अंदर और इस बात का दावा करती है कि जो शेयर होल्डर्स हैं दे आर द प्रॉफिट शेयरिंग, जिसको डिविडेंड कहते हैं, कि भाई साल के आखिर में मुनाफा कमा के हम आपको भी देंगे। अब जिसने 5% शेयर खरीदे, किसी ने 10%, किसी ने 15%, किसी ने 20%, उसको कंपनी के मुनाफे में उतना % डिक्लेयर कर दिया जाएगा और वो फिर उससे वो मुस्तफ़ीद हो जाएगा। ये तो एक तरीक़ेकार है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आपने एक दोस्त से पैसे मांगे कि यार मेरे पास ज़बरदस्त किस्म का बिज़नेस है, तो मुझे 2 लाख रुपए दो। कि उसने कहा हाँ मैं तुम्हें दे देता हूँ, लेकिन मुझे क्या मिलेगा। मैंने कहा यार चलो ऐसा करो, प्रॉफिट में शेयर कर लेना। कहा ओके डन। ये एक एग्जाम्पल होगी। अब दूसरी एग्जाम्पल सुने। फिर आप एक और उसी दोस्त के पास गए थे, आपने कहा यार मुझे 2 लाख चाहिए। तो उसने कहा नहीं मैं प्रॉफिट नहीं लूँगा, मुझे प्रॉफिट पता नहीं तुम्हें हो या ना हो, तुम प्रॉफिट हो या ना हो हर महीने 2 लाख के ऊपर 10,000 रुपये तुम मुझे माहाना देते रहोगे या सालाना देते रहोगे। बेसिकली ये क्या कह रहा है, इंटरेस्ट मांग रहा है। तो एक तरह से पैसे तो दोनों ने दिए, उधर से भी 2 लाख आ गए, इधर से भी 2 लाख आ गए। लेकिन जो पहले वाले 2 लाख थे उसमें मुझे शेयर्स के अगेंस्ट आए थे और मैंने प्रॉफिट में उसको कंट्रीब्यूट करा दिया था। लेकिन इसमें जो उसने 2 लाख दिए उस दोस्त ने, उसने कहा यार तो मुझे सीधे सीधा बस लोन मैं तुम्हें दे रहा हूँ, एज अ लोन दे रहा हूँ, उधार है वापस कर देना, और जो है इसके ऊपर मैं इतना इंटरेस्ट चार्ज करूँगा। तो दिस इज़ कॉल्ड व्हाट द डिबेंचर, यानी कंपनी लैंग्वेज में इसको हम कहेंगे डिबेंचर इशू। डिबेंचर भी एक सर्टिफिकेट है, शेयर्स भी एक सर्टिफिकेट है। शेयर्स के अगेंस्ट जो है वो इक्विटी मिल जाती है, एसेट्स कहलाता है। डिबेंचर जो है वो आपकी लाइबिलिटी है, यू हैव टू पे, 2 लाख वापस भी करना है और साथ में इंटरेस्ट भी देना है। यानी वो एक तो कौन सा दोस्त ज़्यादा अच्छा होगा, एक वो दोस्त है जो आपको पैसे दे रहे हैं और साथ में कहता है कि चलो नफ़ा नुकसान में बराबर है, तो आप यू कीप इट लाइट कि चलो यार नफ़ा नुकसान बराबर हो। लेकिन एक तो कह रहा है नहीं भाई नुकसान हो घाटा कुछ भी हो आई डोंट नो, मुझे तो मेरा मुनाफा इंटरेस्ट की सूरत में चाहिए ही चाहिए। तो डिबेंचर है। तो कंपनी जब फाइनेंस करती है तो दोनों ऑप्शंस होते हैं, शेयर सर्टिफिकेट भी इशू करती है जिसके अगेंस्ट मुनाफा पैसा आ जाता है, और एक डिबेंचर भी इशू कर देती है। बोथ आर द सर्टिफिकेट एंड दे बोथ आर इशूइंग टू रेज द कैपिटल, टू रेज द मनी। ठीक है, इसको सिक्योरिटी फाइनेंस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये इसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ है ना। डिबेंचर एक एग्रीमेंट साइन करा है आपने जिस पे लिख दिया 5%, 10%, 15%,
इन 5 ईयर रिटर्न, कि 5 साल में रिटर्न करना भी है और 5 साल तक 15% इंटरेस्ट भी देना है। तो इस तरह शेयर्स के ऊपर भी मेंशन होता है। एक तो नॉर्मल शेयर्स होते हैं जिसमें लिखा नहीं होता कितना डिविडेंड देंगे, तो वो नॉर्मल इक्विटी शेयर्स कहलाते हैं। लेकिन एक होता है प्रेफरेंस शेयर, पर तय कर लो हर साल तुम्हें 10% 15% हमें डिविडेंड देना है। डिविडेंड का मतलब होता है प्रॉफिट। आसान लफ्ज़ों में बोलूँ तो डिविडेंड का मतलब है प्रॉफिट ऑन शेयर इज कॉल्ड डिविडेंड। डिविडेंड मीन्स DIVIDEND, डिविडेंड। आप टर्मिनोलॉजी पे ना जाएं, आसान लफ्ज़ों में समझें कि शेयर्स के ऊपर शेयर होल्डर्स को हमें कुछ मुनाफे में शेयर देना है। तो एक तो ये है कि आपने लाजिम देना है, और एक ये है कि चलें आप 3 साल बाद 2 साल बाद दे दें, इस साल ना दें, ठीक है। तो प्रेफरेंस में तो रेट फिक्स होता है, देना ही देना है शेयर्स। तो ये तो हमारे पास आगे है। अब एक और है, ये अक्सर कॉमन है, लोगों को पता भी होगा शायद, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग। लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग मोर देन 1 ईयर के लिए होती है। अब आप लोन लेने पे चले गए, गवर्नमेंट से ग्रांट करा लिया आपने लोन, या फिर ये इस तरह के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कहते हैं कि चलें भाई बिज़नेस स्टार्टअप कर रहे हैं, हमसे लोन ले लें, हम कर्ज़े ले लें, आसान कर्ज़े, नए फला स्कीम। तो उसके अंदर आपने 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, या कोई चीज़ आपने एसेट लेना था, आपने एसेट ले लिया और उसको जो है वो आपने उसके अगेंस्ट जो है वो लीजिंग करा ली। अब ये लंबे अरसे के लिए, अब बैंक से लोन लेना, मॉर्गेज समझते हो ना, गिरवी रखवा देना कि वो आप उसकी इंस्टॉलमेंट भी भर रहे हैं, पैसे भी दे रहे हैं, और वो उसके कागजात प्रॉपर्टी वो बैंक के पास है। तो इस तरह से भी अक्सर देखें 90-80% जो रोडों पे गाड़ियाँ नज़र आ रही होती हैं वो ज़्यादातर जो है ना बैंक से फाइनेंस की होती हैं, और आधे से ज़्यादा कंपनीज जितनी भी हैं वो अपने पैसे पे नहीं, वो लोन या मॉर्गेज या इंटरेस्ट के ऊपर चल रही होती हैं। वो अपना पैसा फिर वो आने वाले वक्त में पैसा कमाएंगी, लेकिन अभी उनका स्टार्टअप हो गया, वो ज़्यादा से ज़्यादा उनका जो है वो लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग पे चल रहा होता है। तो दुनिया पूरी ऐसी चल रही है, दुनिया कर्ज़ों में डूबी हुई है। आप लोग जिन रोडों पे चलते हैं, जिन सड़क पार कर रहे होते हैं, वो सब कर्ज़ों से ली हुई इंटरेस्ट बेस हैं। तो खैर एनीवे, द पॉइंट इज़ दैट कि दिस इज़ वन ऑफ द सोर्स ऑफ फाइनेंस। देखो, अगर आपको थोड़ी सी भी अकाउंटिंग की समझ हो, तो जब कभी भी पैसा आता है, जैसे कि आप एंट्री बनाते हैं कि भाई कैश डेबिट, जैसे मिसाल के तौर पे इफ़ यू टेक अ लोन फ्रॉम एनीवन, तो क्या एंट्री पास करोगे, कैश डेबिट एंड लोन पेबल क्रेडिट, ऐसे ही करते हो ना। कैश क्या है, असेट है, अच्छा लोन पेबल क्या है, लाइबिलिटी है। यानी इसका मतलब कैश तो आ गया लेकिन लाइबिलिटी भी साथ में क्रिएट हो गई। अब मैं एक और ऑप्शन देता हूँ। अब आपने क्या किया, आपने जो है वो कोई एसेट बेच दिया, तो कैश डेबिट, और कोई सा भी एसेट था बेच दिया, जैसे लैंड बेच दी तो लैंड क्रेडिट। तो अब यहाँ पे एक एसेट आया तो एक एसेट चला गया। तो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ जो लॉन्ग टर्म फाइनेंस है उसमें हमारे जो लाइबिलिटीज़ हैं, जो हमारे पेबल हैं, वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। बॉन्ड इशू करें, टर्म फाइनेंस करें, मॉर्गेज दें, बैंक लोन। अच्छा, बॉन्ड वो बॉन्ड नहीं है प्राइस बॉन्ड, 5 लाख का इनामी स्कीम, ये वाले नहीं है। ये बॉन्ड सर्टिफिकेट है, साइन होते हैं, जिसके अंदर आप साइन कर लेते हैं कि 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में, इतने लंबे लंबे जो है वो लोन साइन हो जाते हैं, और उसके अंदर फिर एक अमाउंट देना होता है, पे करना होता है। शॉर्ट टर्म फाइनेंस आपके सामने फिर रख देते हैं। एक तो क्रेडिट टर्म्स है, उधारी पे जो दिया जाता है, 4 महीने में दे देना, 3 महीने में दे देना। ये अच्छा, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में एक सिंपल सा क्राइटेरिया है, विद इन अ ईयर शॉर्ट टर्म है, मोर देन अ ईयर लॉन्ग टर्म है। ठीक है, विद इन अ ईयर क्रेडिट पे जो चीज़ें दे देते हैं उधार पे, 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, साल भर के लिए तो कोई नहीं देता ना। जो सप्लायर को दिया जाता है 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, बहुत से बहुत हो गया। प्रॉमिसरी नोट होते हैं, कच्चा सा एक पेपर है जिस पे साइन कर दिया कि हाँ मैं तुम्हें वक्त आने पे दे दूंगा, तुम मुझे लिख के दे दो, हमने डायरी बना ली, लिख लिया, या तुम दे देना बाद में। बिजनेस में ऐसा होता है, इसको प्रॉमिसरी नोट कहते हैं। और ये प्रॉमिसरी नोट, ये जब बैंकिंग की लैंग्वेज में बात करें तो वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। जैसे चेक तो बहुत एक ऑथेंटिक हो गया ना, बैंक की साइन हुई, लिखा हुआ है, फिर पैसे। प्रॉमिसरी नोट एक कच्चा सा कागज़ है जो दोनों ने, एक सप्लायर और कह लें आप क्रेडिटर ने, दोनों ने लिख लिया कि हाँ हम तुम्हें देंगे। लोन फ्रॉम द फ्रेंड एंड फैमिली, ये भी छोटा होता है, चलो तो कुछ अच्छे के लिए दे दो, मैं तुम्हें 2 महीने में वापस दे दूंगा, 3 महीने में वापस दे दूंगा। अच्छा, कमर्शियल बैंक, छोटे छोटे बैंक, माइक्रो फाइनेंस बैंक खुल गए अब तो, वो आपको दे देते हैं, छोटे मोटे लोन दे देते हैं जो जल्दी अदा करने होते हैं। क्रेडिट कार्ड सबसे बड़ी मुसीबत है। जैसे मैं आपको एक और चीज़ आज सिखा देता हूँ। आप लोग मेरे स्टूडेंट्स हैं, फाइनेंस के स्टूडेंट्स हैं, मेरा अभी चार्टर्ड अकाउंटेंसी का मैं जो है वो मैं पास स्टूडेंट रहा, ICAP से मैंने जो है वो अपने फाउंडेशंस क्लियर किए हुए हैं।
जिसको सी ए कैफ और AFC कहते हैं, कंसिडर करते हैं। तो एक मैंने अंडरस्टैंडिंग ली है अब तक की, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ कि जैसे कहा जाता है ना कि सूद एक लानत है, बिल्कुल वैसे ही कर्ज़ भी एक लानत है। कर्ज़ यानी लोन की मैं बात कर रहा हूँ, ख़ास करके ये क्रेडिट कार्ड, इंस्टॉलमेंट, लीजिंग। वजह क्या है कि आपको लग रहा है कि आपने 40,000 50,000 की चीज़ खरीद ली, AC आ गया फ़ौरन तौर पे, चलो भी गाड़ी आ गई फौरी तौर पे आपने आपके घर में एसेट आ गया, लेकिन उसके अगेंस्ट आपने एक तो ज़्यादा पैसा देना है। जो जो चीज़ आपको आज 40 में मिल रही है वो आपको जो है कल जो है वो 50 में पे करनी होगी। और ये सारे एसेट डिक्लाइन भी हो जाते हैं, डेप्रिशिएट भी हो जाते हैं। तो अगर कोई सेंस यूज़ करें, मिसाल के तौर पे आपने कहा चलो यार मैं आईफोन कभी बेचनी नहीं पड़ेगी, ऐसा करते हैं ना इंस्टॉलमेंट पे ले लेते हैं। अब वो 1.5 लाख का फ़ोन है, आपने कहा चलो यार 10,000 रुपये मैं करके देता रहूँगा, तो 1.5 लाख का फ़ोन है, 10,000 रुपये हर महीने देने होंगे, तो यानी 15 महीने में वो फ़ोन आपका अपना हो जाएगा। लेकिन 15 महीने बाद वो फ़ोन 1.5 लाख का थोड़ी ना होगा, क्योंकि आपको पता ऑब्सोलीट हो जाता है, मार्केट टेक्नोलॉजी है, डिक्लाइन हो जाएगा, एसेट की वैल्यू डिप्रिशिएट हो जाएगी। तो वो तो कितना नफ़ा नुकसान हो गया आपको। एक तो आपकी वर्थ कम हो गई, आपकी वैल्यू कम हो गई, और मंथली बेसिस पे इन्फ्लेशन रेट भी चेंज होता जा रहा है। उससे भी ज़्यादा खतरनाक क्रेडिट कार्ड्स होते हैं कि भाई आपने कहा चलो भाई बिलिंग कर लो, क्रेडिट कार्ड सर्व करते चले जाओ, उधार पे चीज़ें खरीदते जाओ खरीदते जाओ खरीदते जाओ, कार्ड तो बन रहा है, एक कार्ड यूज़ कर लिया, दूसरा कार्ड यूज़ कर लिया, तीसरा कार्ड यूज़ कर लिया, अभी वक्ती मसले तो हल हो गए, कल को कल देखा जाएगा। तो कल क्या होगा? कल सिर्फ कर्ज ही कर्ज होगा और कुछ नहीं होगा। जब कर्ज होगा तो आपकी जो फाइनेंसिंग है वो माइनस में जारी होगी, यानी सब कुछ लाइबिलिटी के अंदर है। तो क्रेडिट कार्ड, उधारी, जैसे मैंने कहा कि सूद एक लानत है, वैसे ही मैंने कहा कर्ज भी एक लानत है। तो हमेशा देखा कर्जों में, मुल्क पूरा कर्जों में डूबा हुआ है। क्यों डूबा हुआ है? खर्चे बाद में, पहले वो खर्चे जो हम किस तरह से एडजस्ट करें, पैसा खर्च कर लेते हैं, पैसे बाद में दे देंगे। वही कंपनीज़ के साथ है, वही अब घरों में भी ऐसा होने लगा है। क्रेडिट कार्ड, लोन जिसको देखो लोनों में, BCO में घिरे पड़े हुए, इंस्टॉलमेंट पे घिरे पड़े हुए, यानी जो भी उनकी इनकम आती है वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइबिलिटीज़ में चली जाती है। हर कोई अपने घर का बजट अगर मेंटेन करेगा तो वो देखेगा उनका 40%, उनका 40% अप्रॉक्स 40% के करीब करीब, कुछ का तो 50% भी होता है, वो कहाँ जा रहा है? लोन में जा रहा है, लाइबिलिटीज़ में जा रहा है। तो खैर ये सब मैंने आपको आज फाइनेंस की थोड़ी सी समझाने की कोशिश की है कि देखो शॉर्ट टर्म फाइनेंस क्या है, ये जो क्रेडिट कार्ड्स, बिलिंग, उसके ऊपर इंटरेस्ट, इवन तो ये छोटे छोटे इंटरेस्ट का मतलब ये ना थोड़ा ऊपर अमाउंट देना है, आपने ज़्यादा अमाउंट देना है, वाई यू आर पेइंग द मोर मनी फॉर दैट, और आपको ये भी पता है उसकी वैल्यू डिक्लाइन हो जानी है। तो अच्छा, कमर्शियल पेपर्स, ये थोड़े से टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज़ हैं, कुछ पेपर्स होते हैं सिक्योरिटीज़, ये जो है वो बैंक की तरफ से इश्यूज़ कर दिए जाते हैं, सेविंग सर्टिफिकेशन टाइप के, उस तरह उसमें भी आपके जो है वो फाइनेंसिंग जो है हो जाती है। अब ज़रा ये इसको एनालाइज करने के लिए हम जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की तरफ जाते हैं। बट बिफोर गोइंग दैट, ओके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, व्हाट डज इट मीन? अभी हमने देखा कि दीज आर द सोर्स ऑफ फाइनेंस, शॉर्ट टर्म फाइनेंस से, लॉन्ग टर्म फाइनेंस से, फिर हमने देखा कि फाइनेंस किस तरह से रेज किया जाता है। अब कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं, ये थोड़ी सी अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ये एनालिसिस करने के लिए है। बेसिकली इसका पर्पस मैं सादा ज़बान में समझाने की कोशिश करूँगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को शो करता है। अच्छा, फाइनेंशियल पोजीशन से मुराद क्या है? आपके असासे कितने हैं, एसेट्स कितने हैं, असासे दिखाओ, असासे शो करो, नैप जैसे आजकल है, तो असासे क्या है, एसेट क्या है, एसेट डिक्लेरेशन सबसे इंपॉर्टेंट ही तो एसेट है, वरना एक अकाउंटिंग इक्वेशन है, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस प्रोप्राइटरशिप, या लायबिलिटी प्लस इक्विटी भी कहते हैं लोग उसको। तो ये एक इक्वेशन है, यानी सबसे तगड़ा क्या है? एसेट पार्ट है। तो जब बैलेंस शीट बनाई जाती है तो उसमें एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी, सारे एसेट दिखाओ, लायबिलिटीज दिखाओ, इक्विटी दिखाओ। अच्छा, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस, यानी इनकम एंड एक्सपेंसेस आप इनकम स्टेटमेंट में दिखाते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, एक तो इनकम स्टेटमेंट है जिसमें आपके रेवेन्यू एक्सपेंस का पता लगेगा, एक बात हो गई। दूसरा जो है वो आपका क्या है, मैंने जैसे बताया आपका क्या है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बैलेंस शीट मौजूद है, ठीक है। और उसके अलावा कंपनी के अंदर वो नोट टू द अकाउंट्स होते हैं, जिसमें इवन यू कैन से दैट यू हैव टू बी डिक्लेयर ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। ये आ गया ना इनकम स्टेटमेंट की फिर रेशियो कि भाई क्या है, कंपैरेटिव बनती है। देखो 2019-2020 कंपैरेटिव कि यार पिछले साल हम कहाँ थे और अब कहाँ हैं, 2 महीने का कंपैरेटिव बनता है, जिससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि यार हमारे जो है वो एक्सपेंसेस कहाँ जा रहे हैं, रेवेन्यू कहाँ जा रहे हैं, पिछले साल एसेट कितने थे, इस साल है।
हम क्या प्रोग्रेसिव हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ठीक है, और ये इसकी वजह भी है, कंडीशन ये भी है आईएएस इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कि भाई कल को तुम शेयर्स खरीदना चाहते हो जब पब्लिकली, तो तुम कंपेयर कर सको कि भाई पिछले साल के मुकाबले में इस साल प्रोग्रेस कहाँ गई है। ठीक है, अच्छा जी, ट्रेड एनालिसिस, आप कंपनी का ट्रेंड एनालिसिस निकालते हैं कि भाई स्टॉक टर्नओवर क्या था, अब टर्नओवर क्या है, पहले क्या था, अब क्या है, कितनी सेल्स है, इंक्रीज हुई। ये सारे एनालिसिस जब कैलकुलेट करके आप सामने रखते हैं अपना, तो आपको पता लग जाता है कि भाई आपकी परफॉर्मेंस जो है वो कहाँ जा रही है, कहाँ नहीं जा रही है। तो आप किसी एक कुकूज वर्ल्ड में नहीं रहते, ख्वाबों ख्यालों की दुनिया में नहीं रहते, बल्कि आप कैलकुलेशन को, मैथमेटिक्स को, काउंटिंग के प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने के बाद आप अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को बहुत अच्छे से जांच कर लेते हैं। ठीक है, बिजनेस साइजेस देख लेते हैं, कैपिटल, भाई कंपनी कितनी बड़ी है इसका अंदाज़ा क्या होगा, उसके उसके जगह को देख के होगा, नहीं हो सकता छोटे से कमरे में ऑफिस में हो और एक बहुत बड़ी सी जगह पर हो, लेकिन ऐसे नहीं होगा, साइज नहीं बल्कि उसके कैपिटल से होगा, उसके ऑथराइज कैपिटल से होगा कि उसकी अमाउंट ऑफ कैपिटल कितना है, उसके पास नंबर ऑफ क्लाइंट इन कस्टमर्स कितने हैं, उसके पास नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितने हैं, तो उसके पास उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है। सबसे इंपॉर्टेंट तो प्रॉफिटेबिलिटी है ना। मैं ऐसी ऐसी कंपनीज भी जानता हूँ जो 8 मेंबर्स पे, 9 मेंबर्स पर हैं और वो बहुत मुनाफा कमाती हैं, उनसे ज़्यादा जो 100 मेंबर्स के साथ काम कर रहे हैं। तो ये मैटर नहीं करता, तो ट्रेंड एनालिसिस किया जाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, यही एनालिसिस किया जाता है कि भाई हाउ मच यू आर अर्न, जिसको हम कहते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो निकाले जाते हैं। अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताता हूँ, करोड़ों की कंपनी, करोड़ों की ट्रांजेक्शन हो रही हैं, लाखों में बातें हो रही हैं, अच्छा हज़ारों में तनख्वाहें हैं और तनख्वाह देने के लिए कंपनी के पास पैसे नहीं है, तो हम क्या कहेंगे इसका, ऐसी कंपनी को हम कहेंगे इसका वर्किंग कैपिटल अच्छा नहीं है, इनके पास कैश इन हैंड ही नहीं है, वेले हैं, कैश ही नहीं है, वो कह रहे हैं अभी हम बेच। तो बताओ, एक 50,000, चलो 50,000 छोड़ो, 10,000 रुपये की तनख्वाह देने के लिए क्या आप 1 करोड़ का एसेट बेच कर, एक मिनट को 1 करोड़ का एसेट बेच के मैं आपके 10,000 रुपये क्लियर कर देता हूँ, नेवर। तो कंपनीज में मोस्टली जो आपके फिक्स एसेट हैं वो तो अपनी जगह है, बहुत स्ट्रांग है, लेकिन आपके पास वर्किंग कैपिटल ही नहीं है, कैश इन हैंड ही नहीं है। कैश तो चाहिए ना, रनिंग कैपिटल के लिए चाहिए, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के लिए चाहिए। तो ये सारा कुछ आप एनालिसिस करते हो कि आपके पास ऑपरेटिंग कैपिटल कितना है, आपके पास वर्किंग कैपिटल कितना है, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन क्या है। ठीक है, फिर आप इंडेक्स एनालिसिस करते हो, यानी माजी में क्या था, अब क्या था। तो ये बड़ा अच्छा सा आप एक पूरा एनालिसिस बना लेते हैं। और यहाँ पे देखें कुछ एग्जांपल्स हैं, ट्रेड क्रेडिटर्स कहते हैं पेबल, जिनसे उधार होते हैं ना, तो उनको देखते हैं कि पहले क्या थे अब क्या थे, वो कितना टाइमली पे कर देते हैं, तो उसका रिकॉर्ड मेंटेन होता है। बॉन्ड होल्डर्स जिनको आपने लॉन्ग टर्म जो है वो फाइनेंसिंग की और उनसे पैसा आया आपके पास, तो कितने अरसे में पे करना है, कितना इंटरेस्ट पे कर चुके हैं, कितना रह गया है। शेयर होल्डर्स, अच्छा शेयर होल्डर्स कौन है, जो प्रॉफिटेबिलिटी और लॉन्ग टर्म जो बिज़नेस को देखते चले आ रहे हैं। उसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं तो प्लान, आपका फाइनेंस कौन सा प्लान है, वो फाइनेंशियल प्लान है। ठीक है, इवेल्युएट करना कि क्या बिज़नेस में अपॉर्चुनिटी हैं रिगार्डिंग द प्रॉफिट। कंट्रोल करते हैं फिर आप अपने इस स्टेटमेंट को देखते हैं, जिससे सबसे एक और एग्जांपल है इसकी कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश का इनफ्लो और कैश का आउटफ्लो, कि पैसा कहाँ से आ रहा है और पैसा हमारा कहाँ ज़्यादा खर्च हो रहा है। तो फिर आप कंट्रोल करते हो, ठीक है, पैसे को कंट्रोल करते हो कि किस तरह से कैश को रिटेन किया जाए। अच्छा जी, ये तो हो गए हमारे पास पॉइंट्स। ये जो रेशियोज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ये तो पूरा एक टॉपिक है जो एफएम के अंदर फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ते हैं हम, और अकाउंटिंग के टॉपिक्स हैं, लेकिन इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आप सुन लें। वो ये है कि हम बेसिकली कंपैरिजन करते हैं। इंडेक्स का मतलब ही ये होता है कि पास को प्रेजेंट से जो है वो जब टीवीआई डिवाइड किया जाता है कि भाई लास्ट ईयर, जैसे मैं कहूँ 2019 और 2020, या मैं ये देखना चाहता हूँ कि भाई 2020 के मुकाबले में 2015 में क्या पोजीशन थी, तो हम उसका एक इंडेक्स निकाल लेंगे। अक्सर देखा होगा कराची इतने इंडेक्स से इतना आगे। इंडेक्स का मतलब क्या है, कंपैरेटिवली है। अब जिस चीज़ को आपने कंपेयर करना है उसको बेस बना देते हैं, यानी डिनोमिनेटर में रख देते हैं, और न्यूमिनेटर, जैसे 2020 डिनोमिनेटर हो जाएगा। अब जिस चीज़ को एनालिस कर रहा हो, जैसे 2015 को एनालिस करो, तो 2015 की जो फिगर्स होंगी वो ऊपर आ जाएंगी। यानी आप अपनी इनकम देखना चाह रहे हो कि यार मेरी 2015 में मैं कितना कमाता था और आज 2020 में मैं कितना कमाता हूँ, चलो ज़रा इसको कैलकुलेट कर, इसका इंडेक्स निकालते हैं। तो 2015 के एक्सपेंसेस निकालो,
2015 की इनकम निकालो, 2015 के एसेट्स निकालो, 2015 की रेवेन्यू, फिर उसको डिवाइड कर दो 2020 से, तो आपको पता लगेगा कि भाई वेदर यू आर प्रोग्रेसिव और वेदर यू आर डिक्लाइन, कि फाइनेंशियली तौर पे आप आगे बढ़े या नहीं, या सिर्फ साल आगे बढ़ा है। तो ये सारी बातें फाइनेंशियली इवैल्यूएट करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो तभी देखो हम लोग अकाउंटिंग को न्यूमेरिकली तो डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन हम उसको थ्योरेटिकली डिस्कस नहीं करते, उसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को नहीं जानते। तो ये हमने देखा, इंटरनल कंपेयर करते हैं, एक्सटर्नल। एक्सटर्नल कैसे कंपेयर करोगे? आप अपने कंपटीटर्स को देखो और फिर ज़रा कंपेयर करके बताओ कि वो बेहतर है कि हम बेहतर हैं। तो आप थोड़ी सी उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखो, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखो, दोनों को कंपेयर करो, इंडेक्स निकालो, पता लगेगा कि भाई अब पता कि हम ये कहें नहीं नहीं हम तो बेहतर हैं, हमसे अच्छा कोई नहीं। तो पहले आप नंबर्स बताएंगे रियल द ट्रुथ। तो इस तरह से कोई बिज़नेस को रिस्क है तो वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हो कोई बिज़नेस ओपन करने में, कि इतनी कॉस्ट आ रही है, इतने दिन तक मैं सर्वाइव कर सकता हूँ, इतना शटडाउन हो जाएगा। तो ये नंबर्स जो है ना, एनालिसिस जो होगा वो आपको बताता है। देखिए ना, 3 पॉइंट यहाँ पे मेंशन है कि फंड्स कितनी ज़रूरत है, फाइनेंशियल कंडीशन इस वक्त हमारी क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी कितनी होने वाली है और बिज़नेस में रिस्क कितना है, वो सब कैलकुलेट करते हैं आप फाइनेंशियल पोजीशन के साथ। ठीक है, एग्जाम्पल्स आ गई, सेल्स को देखना, कॉस्ट को कैलकुलेट करना। ब्रेक इवन क्या होता है? जिसमें नफ़ा नुकसान दोनों बराबर हो जाए, आपकी कॉस्ट तो कम से कम निकल जाए। आप फाइनेंशियल रेशियोज़ के ज़रिए आप अपना कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी और के साथ कंपेयर कर सकते हैं, कंपैरिजन करके आप निकालते हैं। तो ये हमारे सामने ये सारी पोजीशंस नज़र आ रही हैं, जिसमें हम एनालिसिस करते हैं कि जो हमारे पास सोर्सेस ऑफ फंड हैं उसका ट्रेंड क्या है, वो जो हमारे पास पैसे आए हैं उसको हमने किस तरह से यूटिलाइज़ किया था, उसमें से पे बैक कितना करना है। तो कैश की बजटिंग करना, जैसे कि मैंने कहा था कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया जाता है, जिसको हम कैश कंट्रोल भी करते हैं। ये 5 बड़े इंपॉर्टेंट जो है वो फाइनेंशियल रेशियोज़ हैं। रेशियो कंपैरिजन बिटवीन द टू, एक तो लिक्विडिटी है। लिक्विडिटी का मतलब ये है कि अगर मुझे फौरी तौर पे किसी को पे करना होगा तो क्या मेरे पास पैसे हैं, तो मैं अपनी जो है वो ये देखूंगा कि मेरी लायबिलिटी इमीडिएटली पे करने के लिए मेरे पास करंट कैपिटल है या नहीं है। एसेट मैनेजमेंट, कि आप देखेंगे कि आपके पास कितने एसेट्स हैं, ठीक है, कितने एसेट्स हैं, क्योंकि एसेट्स कभी मॉर्गेज रखा के उसके अगेंस्ट मज़ीद और कुछ लोन लिया जाता है या मज़ीद उसको इस्तेमाल, तो एसेट देखे जाएंगे। एसेट को यूटिलाइज के टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो देखा जाता है कि भाई ये फॉर्मूला भी दे दिया उन्होंने कि सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट, कि हमारे टोटल एसेट जितने हैं उसके मुकाबले में इतनी हमारा सेल जो है वो जनरेट हो रहा है। और डेट मैनेजमेंट, डेट मैनेजमेंट क्या है? डेट कहते हैं लोन को, कर्जे को। तो आप ये भी मैनेज करते हैं कि भाई कितने कर्जे हैं, किस हद तक देंगे, कितना फ़ायदा होगा लोन लेने में, ये सारा कुछ। उसके बाद ये लिखा हो ना इक्विटी मल्टीप्लायर। अब ये टेक्नोलॉजिकल टर्म है, टेक्निकल टर्म्स हैं, इसके मायने ये हैं कि डेप्ट को आप कितना यूटिलाइज, लोन तो ले लिया लेकिन इसको कहाँ इस्तेमाल करोगे। 5 लाख रुपये आज ले लिया आपने, अतः आप 5 साल बाद करोगे या चलो 1 साल बाद करोगे, लेकिन इस 5 लाख को यूटिलाइज़ कहाँ करोगे। तो ये सारा कैलकुलेशन होता है। और यहाँ पे देख रहे हैं ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो हो गया, जिसमें आप अपनी इनकम डिवाइडेड बाय सेल्स देखते हैं, ठीक है, कि कितनी सेल्स हुई थी। अच्छा, सेल्स का मतलब है ग्रॉस, कि बस कितना पैसा आया, तो उसमें से खर्चे वर्चे निकालेंगे और फिर आप उसमें से, जैसे कि आपने एक चेयर बनाई जो है वो 1000 रुपये की चेयर बनी, 5 चेयर आपने बेच दी, तो टोटल कितना आ गया आपके पास? 5000 आ गया, ठीक है। लेकिन 5000 पूरा का पूरा आपकी इनकम नहीं है, वो सेल्स कहलाएगी। उस 5000 के अंदर खर्चे शामिल होंगे, गाड़ी वाले खुद ही होंगे, बनाने वाले खुद ही होंगे, वो सबको निकाल के जो ग्रॉस बचेगा, नेट कहलाएगा, वो आपकी इनकम है। तो 1000 में से अगर 200 रुपये अगर आप बचा रहे हैं, ठीक है, या 400 रुपये बचा रहे हैं, वो आपका मुनाफा है। तो इस तरह से कैलकुलेट किया जाता है कि कितनी सेल्स हो रही है उसके मुकाबले में इनकम कितनी हो रही है, ताकि प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाया जा सके। मार्केट वैल्यू देखते हैं कि भाई कितने मार्केट में मेरी वर्थ है, कितने इन्वेस्टर्स मौजूद हैं। तो ये सारी पोजीशन हमें, वर्किंग कैपिटल जो मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ, रनिंग कैपिटल होता है जो आपके पास डेली एक्टिविटीज़ को ऑपरेट करने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। रोज़मर्रा के जो मराहिल हैं बिज़नेस के, उसको ओवरकम करने के लिए। तो ये सारी हमारे वर्किंग कैपिटल के फैक्टर्स हैं कि बिज़नेस छोटा है, बड़ा है, लार्ज है, स्मॉल है, उधार पे कितनी हमारी क्रेडिट पॉलिसी है, मार्केट कंडीशंस क्या हैं,
इस वक्त बिज़नेस कहाँ पर है, बूम पर है, रिसेशन, जैसे अब इस वक्त कोविड की वजह से सब डिप्रेशन रिसेशन में गए हुए हैं। बूम में तो कोई नहीं है, कुछ सिर्फ चंद जो है वो टेक्नोलॉजिकल, जैसे जूम को कोई ना पूछता था लेकिन अब हर कोई पूछ रहा है। तो ये तो कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द जो बिजनेस साइकिल में देखेंगे तो रिसेशन डिप्रेशन के पीरियड में है। तो ये सारी कैलकुलेशन आप करते हैं कि इस वक्त जो है इसका असरात कहाँ होंगे। ठीक है, तो अच्छा जी, कैपिटल की क्या ज़रूरत है? कैपिटल यानी सरमाया, जिससे हमारे पास पैसा आ जाता है। एक तो पेमेंट्स आज हो जाती हैं हमारी जो स्टक हुई हुई हैं, दूसरा हमारी गुडविल बढ़ती है। गुडविल ऐसे बढ़ेगी कि हम अपना कैपिटल एनहांस करेंगे तो करेंगे अरे ये तो इसका ऑथराइज कैपिटल ही इतना ज़्यादा है, 2 लाख की कंपनी है, 4 लाख की कंपनी है, 20 लाख करोड़ की कंपनी है, तो उससे हमारी नेटवर्थ बढ़ती है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है, ज़ाहिर सी बात है, आप उसको यूटिलाइज़ करोगे प्रोडक्टिव वे में तो ट्रेड रिलेशनशिप बनते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज़ होती है, ज़्यादा सरमायाकारी करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे तो मुनाफा भी ज़्यादा होगा, बिज़नेस को स्मूथली रन कर सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट आपके रोज़मर्रा के जो बिज़नेस के खर्चे हैं वो आसानी से निकल जाते हैं। और फिर आप जो बड़े बड़े रिस्क हैं कैश के वो आप आराम से टेकअप कर लेते हैं इफ़ यू हैव अ कैपिटल, अगर आप कैपिटल को रेज़ कर लें अच्छी फाइनेंसिंग करके। और इसमें अकाउंटेंट का बहुत बड़ा किरदार है। अकाउंटिंग सिर्फ इसलिए ज़रूरी नहीं है कि आप कल को अकाउंटिंग की जॉब्स ढूंढें, हर कोई जो है वो कहे नहीं मैंने यही जॉब करनी है, तो अकाउंटिंग तो आपके घरों में है। रोज़मर्रा आपके माशी मामलात जो बिज़नेस के हों, आपके साथ साथ ज़रूरी नहीं कि अगर आप बिज़नेस ना भी कर रहे हैं तो भी आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल तो प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करने के लिए आना चाहिए, ताकि आप अपना फाइनेंस, अपनी इकोनॉमिक्स, अपनी बजटिंग कर सकें। तो एक तो बिज़नेस के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वक्त हम बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, लेकिन मैं आपको एक सॉफ्ट नोट पे ये भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अकाउंटिंग जो है वो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी बड़ी अहमियत का हामिल है। इस बात का लोग शायद ये समझते हैं कि शायद जब हम अकाउंटेंट बनेंगे, अकाउंट्स की जॉब मिलेगी तो फिर मुझे सीखना चाहिए, अदरवाइज़ नहीं। जैसे इंग्लिश इस वक्त हमें ज़रूरी है, जैसे कि कंप्यूटर हमें ज़रूरी है, बिल्कुल वैसे ही अकाउंटिंग है। और आप यकीन करें ना करें, इस वक्त एनईडी के अंदर भी अकाउंटिंग जैसा कोर्स पढ़ाया जा रहा है। इंजीनियर्स को क्या ज़रूरत है? इसलिए क्योंकि उनको लगता है कि कल को बिज़नेस समझाएं, पढ़ें तो उनको आता हो। मेडिकल साइंसेस में भी बहुत से लोगों को अकाउंटिंग जो है वो ऑफ़र हो रही है। तो आप तो बिज़नेस के स्टूडेंट्स हैं जो लोग, उनके लिए तो मेजर ही अकाउंटिंग जैसा कोर्स होता है। तो इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है, इसलिए ताकि आप अपने बिज़नेस को इवैल्यूएट कर लेते हैं, आप एक फाइनेंशियली एनालाइज कर लेते हैं कि आपकी इस वक्त ज़बानी पोजीशन नहीं है। ये नहीं ऑल इज़ वेल ऑल इज़ वेल आँख बंद करके बोलते चले जाएं, नहीं, बल्कि आप कहते हैं एक मिनट को ठहरो, आपने स्टेटमेंट निकाले, एनालिसिस बनाया, रेशियो निकाले, फार्मूला अप्लाई किया, आपने पूरी पोजीशन पिक्चर सामने रख दी, इंटरनल भी एक्सटर्नल भी। शेयर होल्डर को भी अट्रैक्ट कर लेते हैं अकाउंटिंग। शेयर होल्डर, अगर आप भी कहीं जैसे किसी कंपनी के शेयर्स खरीदना चाहते हैं स्टॉक एक्सचेंज में, तो आपको थोड़ी सी समझ होगी अकाउंटिंग है, तो आप 1 मिनट निकालेंगे, स्टेटमेंट्स कंपेयर करेंगे और आप कहेंगे अच्छा ये कंपनी ज़्यादा परफॉर्म करने वाली है, इस पर पैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, इसके शेयर्स नहीं खरीदें। तो ये थोड़ा सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा आपको, फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी आपको। ठीक है, और ऑन अ लार्ज स्केल यहाँ लिखा हुआ है कि BOD जो होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उसको आसानी होती है फैसला लेने में कि उसके सामने सारे नंबर्स होते हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट इट। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग दैट लेक्चर।